हेलो स्टूडेंट्स। आज हम छत्तीसगढ़ का जो हमारा जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है वह हम स्टार्ट करेंगे। और छत्तीसगढ़ के हम सामान्य जानकारी से आज स्टार्ट करने वाले हैं। यह पहला लेक्चर होगा। ऐसे ही आपको सारे लेक्चर्स एक के बाद एक वहाँ देखने को मिलेंगे। आज का जो हमारा सामान्य जानकारी का विषय होगा वह मैं आपको बताता हूँ। वह होगा हमारे छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन से और छत्तीसगढ़ के नामकरण से होगा, प्लस आपका छत्तीसगढ़ की कुछ सामान्य और बातें जो आपको जाननी चाहिए उनसे हम आज शुरुआत करेंगे अपने इस छत्तीसगढ़ जीएस वाले चैप्टर की। इसके अलावा जो भी अन्य यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप जरूर उन्हें कहिए कि ये क्लासेस ज्वाइन करें। बैच रिक्वेस्ट वहाँ है और यह बैच बिल्कुल निशुल्क है। आपको कोई भी फीस नहीं देना है, केवल और केवल आपको हमारा VR क्लासेस 20 का ऐप डाउनलोड करना है और यह क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह सामान्य जानकारी वाले विषय। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में सबसे पहले आपको यह जानना है कि छत्तीसगढ़ का जो गठन है वह कब हुआ। तो यह हुआ था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को आप सभी को पता होगा। और 1 नवंबर 2000 को मातृ राज्य मध्य प्रदेश से यह अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य जो है वह गठित हुआ। तो मध्य प्रदेश हमारा जो है वह मातृ राज्य था। यह भी क्वेश्चन आता है। बहुत ही बेसिक से चालू कर रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन यहीं से ही हमारा जीएस स्टार्ट होता है। और भारत संघ में बनने वाला यह 26वां राज्य था। इसके बाद जो राज्य गठित हुए वह थे 27वें क्रम पर था उत्तराखंड और 28वें क्रम पर था झारखंड, जो कि 9 नवंबर और 15 नवंबर को क्रमशः बनाए गए। 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ। 2 जून को यह निर्माण आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। 1 नवंबर बनने के बाद यह जो काल था, हम 2000 सन की बात करें तो यह हमारे 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। 9th 5 ईयर प्लान। दोनों ही लैंग्वेज के लिए मैं बताऊंगा। आप बाइलिंगुअल भी इसे पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं अपने नोट्स। 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक जो चलती थी। तो यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर हमने बात की कि मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ यह भी आपको जानना चाहिए। तो आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा कि मध्य प्रदेश राज्य का भी गठन 1 नवंबर को ही हुआ, लेकिन यह सन थी 1956। तो 1956 1 नवंबर, यह आपको याद रखना है। इस तरह से यदि हम इसका डिफरेंस निकालें तो 2000 से 1956 को जब आप माइनस करेंगे तो लगभग 44 साल आप बोल सकते हैं कि राज्य हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा, जो हम आजादी के बाद की बात करते हैं। अब आते हैं हम क्षेत्रफल पर। तो एरिया या क्षेत्रफल जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है उसका एक अंक आप याद रख लीजिए। यह बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है। 191 किलोमीटर वर्ग, किलोमीटर स्क्वायर। 191 या 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर है, एरिया है। क्योंकि यह क्षेत्रफल है तो यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा है। उसके बाद अगर हम इस एरिया को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह भारत के जो लैंड एरिया है उसका 4.11% है। और क्रम में यदि बात करें तो क्रम में यह जो है वह 9वां हो जाता है। अब यदि इसमें कोई संशोधन होगा तब आप अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा, उस नोट्स को आप बना लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं इसके जनसंख्या की। इंग्लिश में उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ की जो है वह जो टोटल पॉपुलेशन है वह 2.5 करोड़ ऐसा अनुमान लगाया गया था। 2011 की जनगणना के हिसाब से हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम जिस वर्ष बैठे हैं और जिस वर्ष में यह वीडियो बना रहा हूं वह है 2021
और जनगणना अभी प्रपोज्ड है, तो अभी हम 2011 को ही मान करके चलेंगे। तो वहां पर 2.5 करोड़ की आबादी दर्शाई गई थी, जो कि भारत की जनसंख्या का 2.11% था। और जनसंख्या के क्रम में यह 16वें क्रम पर आता है, मतलब भारत में 16वें नंबर का जनसंख्या छत्तीसगढ़ की है। यह 2011 की जनगणना के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब यदि लोकसभा की सीट की बात की जाए, लोकसभा की सीट, तो लोकसभा आप सभी को पता है संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो उन दोनों की यदि सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ को जो अलॉटेड सीट है लोकसभा की है 11 और राज्यसभा की सीट है 5। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें भी यदि हम बाइफर्केशन देखें, जो कि कैटेगरी वाइज देखें, तो 6, 4 और 1 का यह अनुपात बनता है, जहां 6 जो है वह अनरिजर्व्ड है, जनरल की सीट है, 4 जो है वह एसटी है और 1 सीट जो है वह एससी है, जिसको आप जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा में कोई भी आरक्षण प्रक्रिया लागू नहीं है, इसीलिए यह केवल 5 ही दर्शाया जाता है। यह आपको इस तरह से भी पढ़ने में सहायता होती है। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा की सीटों के बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा की सीट। आपको पता है कि सभी राज्यों की अपनी विधानसभाएं होती हैं, तो विधानसभा की जो टोटल संख्या है वह है 90। यहाँ पर जो 90 का जो अनुपात है बोलिए वह 51, 29 और 10 इस अनुपात में बटा हुआ है। 51 अनरिजर्व, 29 एसटी और 10 एससी सीट। यह एससी सीटों की जानकारी आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको इस बाइफर्केशन को जानना आवश्यक है। आजकल इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के संभाग की। इंग्लिश में इसे कहा जाता है डिविजन्स। तो डिविजनल अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण देखें, तो 5 संभाग हमें छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। सबसे पहले आपको जानना है रायपुर संभाग, दूसरा आपको जानना है बिलासपुर संभाग, तीसरा आपको जानना है दुर्ग संभाग, चौथा आपको जानना है सरगुजा संभाग और 5वां आपको जानना है बस्तर संभाग। अब संभाग के यदि हम जिलों की बात करें तो आपको यह याद रखना है कि देखिए, सबसे पहले होता है आपका राज्य, स्टेट बटा होता है डिवीजन में, जिसको आप संभाग बोलते हैं, और संभाग बटा होता है जिलों में, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जिला बोलते हैं, और जिला फिर बटा होता है तहसील और ब्लॉक्स में, विकास खंड और तहसीलों में। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे भारत की व्यवस्था है, जो रेवेन्यू सिस्टम है, वह बटा होता है। तो राज्य के अंदर आएंगे डिवीजन और डिवीजन के अंदर आएंगे डिस्ट्रिक्ट। तो रायपुर संभाग में यदि हम देखें तो वहां पर आपको टोटल आज के डेट से, यदि मैं आज के डेट की बात करूं, तो आपको वहां 5 जिले दिखेंगे। बिलासपुर संभाग में यदि हम बात करें तो 6 जिले, दुर्ग संभाग में बात करें तो 5, सरगुजा संभाग में बात करें तो 5 और बस्तर संभाग में बात करें तो 7 जिले होते हैं। लेकिन अभी अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं सितंबर में, उसके पहले मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 4 और जिले बनाए जाएंगे। तो जब इन जिलों का फॉर्मेशन हो जाएगा और यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाएगा, तब आप अपने इस नोट्स में उन्हें अपडेट कर लीजिएगा। दुर्ग संभाग में 1 जिला और आएगा, ठीक है। इस तरह से आपके 4 जिले और बढ़ेंगे। यहाँ बिलासपुर संभाग में भी जिलों की संख्या बढ़ जाएगी और रायपुर संभाग में आपको जिलों की संख्या बढ़ते हुए और सरगुजा में बढ़ते हुए दिखेंगी, ठीक है। तो इस तरह से 4 जिलों को आप और अपने अपडेट कर लीजिएगा। अभी हम यदि इसके योग की बात करें तो यह है 28 जिले, और यहाँ पर जो प्रपोज्ड 4 जिले हैं उन्हें मैं स्टार मार्क लगाता हूं। आप इन्हें अपडेट कर लीजिएगा जब भी यह जिले अपने
गठन पर आ जाए। क्लियर। आगे बात करें तहसीलों की। जैसा मैंने आपको बताया कि जिले जो है वह तहसील और ब्लॉक्स में बटे होते हैं। तो तहसील जो है छत्तीसगढ़ में वह है 173। अभी के स्थिति पर हम बात कर रहे हैं। तहसीलों की संख्या भी परिवर्तनीय है। आप समय समय पर करंट अफेयर्स के अनुसार अपने नोट्स को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। यह जो जिले का, तहसील का, विकास खंड की जो नंबर्स हैं यह बदलते रहते हैं। राज्य शासन के द्वारा समय समय पर इनमें परिवर्तन होता है। तो आप जरूर अपने नोट्स को अपडेट करते रहिएगा। और यदि हम ब्लॉक्स की बात करें, विकास खंड की, तो वह 146 विकास खंड आपको देखेंगे। ठीक है, यह चीजें आप अपडेट कर लीजिएगा जिनको मैंने स्टार मार्क किया है। अब हम आगे बात करेंगे जिलों के बाद। यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य की गठन और उसके नामकरण के विषय पर ध्यान दें तो छत्तीसगढ़ का नामकरण जो हुआ वह किन आधारों पर हुआ, किन किन नामों से उसे जाना गया और कैसे वह छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से आया, यह हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामायण काल की। रामायण काल में आपको पता है कि रामायण काल में यह दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कोशल। इसके आगे की भी जो कहानी है रामायण की वह हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। यह केवल सामान्य जानकारी है, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। और उस समय बस्तर का नाम था दंडकारण्य। रामायण काल की बात की हमने, अब हम बात करेंगे महाभारत काल की। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कोशल कहा जाता था। प्राक कोशल। क्लियर, यह चीज आपको याद रखना है। और बस्तर को वहां पर कांतर कहा जाता था। ठीक है, चीजें नोट करते चलिए ताकि आपको याद रहे। फिर हम बात करें, आगे आए महाभारत काल से हम थोड़े से मॉडर्न हिस्ट्री पर आए तो यह आपका गुप्त काल आएगा। गुप्त काल और गुप्तास के समय छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ कहा जाता था। आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा। समुद्रगुप्त के विजय अभियान में दक्षिणापथ का वर्णन मिलता है जो छत्तीसगढ़ को परिभाषित करता है। बस्तर जो है वह महाकांतर के नाम से जाना जाता था। तीनों ही काल में आपको बस्तर को भी खास करके याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं। फिर हम बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था। रतनपुर, क्योंकि रतनपुर जो है कलचुरियों की राजधानी भी हुआ करती थी और राज्य भी बहुत बड़ा था। जैसे ही मुगल वहां पर आते हुए दिखेंगे उन्होंने रतनपुर राज्य के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना। और फिर हम बात करें यदि ब्रिटिश काल की या अंग्रेजी शासन की, तो ब्रिटिश काल में, अंग्रेजी शासन के काल में, परतंत्रता के काल में इसे महाकोशल के नाम से जाना जाता था। तो यह जो नाम थे, इन नामों की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और यह महाकोशल जो नाम था यह हमें कनिंघम से पता चलता है। कनिंघम ने बहुत अच्छा अध्ययन किया पूरे देश में, आप बोल सकते हैं अलग अलग राज्यों का। छत्तीसगढ़ पर भी उन्होंने अध्ययन किया और कनिंघम के जो राइटअप्स है वहां से आप इसे जान सकते हैं। तो यह था हमारा छत्तीसगढ़ का नामकरण का काल। अब छत्तीसगढ़ के अलग अलग नामों को हम अलग अलग और प्रथम बार प्रयोग के भी क्वेश्चंस वहां देखने को मिले हैं, उसकी हम बात करते हैं। अब यदि छत्तीसगढ़ के शब्द या छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग की हम बात करें तो अलग अलग कालों में इसे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया गया। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जो उपयोग है छत्तीसगढ़ राज्य के या छत्तीसगढ़ शब्द का, वह किया था दलराम राव ने। दलराम राव, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, लेखक हैं दलराम राव। और इन्होंने 1494 में
इसे महाराजा लक्ष्मी निधि राय उनके संदर्भ में, उनके गाथा गायन में इसे कहा था। और वह दो लाइनें भी आपको मिलती है कभी कभी, लक्ष्मी निधि राय सुनियो रे, गढ़ छत्तीसगढ़ मां न लड़ैया रही। इस टाइप के जो शब्द थे उन्होंने प्रयोग किए थे। वह कविता जो थी, तो दलराम राव का नाम याद रखना है, 1494। और जो राजा थे वह थे लक्ष्मी निधि। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम। अब छत्तीसगढ़ का हम यदि राजनीतिक एस्पेक्ट में बात करें, राजनीतिक पृष्ठभूमि में बात करें, तो सबसे पहले जो यूज किया गया था छत्तीसगढ़ के शब्द को, वह किया था गोपाल मिश्र ने। गोपाल मिश्र कौन है? यह भी क्या है? यह भी एक लेखक है, आप बोल सकते हैं। और गोपाल मिश्र ने अपने जो लेखन कार्य था, उनकी जो कृति थी, जिसको आप खूब तमाशा के नाम से जानते हैं, वहां पर इसका प्रयोग हमें मिलता है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम राजनीतिक प्रयोग गोपाल मिश्र के द्वारा खूब तमाशा में मिलता है। अब यदि सन हम देखें तो यह सन है 1746 का। और चूंकि यह राजा के आश्रय में रहकर कविता का गान या लेखन कार्य करते थे, तो राजा का नाम भी याद रखना है। राजा का नाम है राज सिंह। और अभी अभी हमने देखा रतनपुर, और रतनपुर से हमने जाना कलचुरी। तो राज सिंह जो है वह कलचुरी वंश के शासक है। क्लियर? गोपाल मिश्र, खूब तमाशा, राज सिंह, तीन चीजें याद रखनी। देखिए जीएस में तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, आप कितना याद रखेंगे, किंतु जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, वह आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वहां की, तो वहां पर एक नाम आता है बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम ने इसे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था 1896 में। यहां पर जो कलचुरी राजा थे, उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के आश्रय में बाबू रेवाराम ने अपने ग्रंथ विक्रम विलास ग्रंथ में इसे आप बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट में यूज किया था। तो तीन कवि हुए, दलराम राव, गोपाल मिश्र और बाबू रेवाराम। तीनों ने अपने अपने अलग अलग जगह पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रयोग किए। फिर हम आगे बात करें, ब्रिटिश काल में सबसे पहला छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया था कैप्टन ब्लंट ने। नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हिस्ट्री में हम इसे और भी पढ़ने वाले हैं। कैप्टन ब्लंट ने 1795 में अपनी जो यात्रा थी, वहां पर इन्होंने बिलासपुर गैजेटियर, यह नाम का एक गैजेट आप बोल सकते हैं, या एक बोल सकते हैं शोध पत्र जैसा आप बोल सकते हैं, जो कि ऑफिशियल होता था, वह निकाला। और बिलासपुर गैजेटियर में छत्तीसगढ़ का नाम इन्होंने प्रयोग किया। तो ब्रिटिश काल में कैप्टन ब्लंट ने किया। अब नामकरण तो हमने देखा अलग अलग काल में नामकरण। अब हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का नाम कैसे मिला। इसकी यदि हम तीन इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को देखें और उनके द्वारा दिए गए तर्कों की बात करें, तो सबसे पहले नाम आता है वैगलर का। अब वैगलर हैं, इनके द्वारा कहा गया कि वैगलर या वेगलर, आप जो इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, वैगलर के द्वारा सुझाया गया कि जरासंध, आपने पढ़ा होगा कृष्ण के काल में जरासंध नाम का एक राजा हुआ था। उनके समय में 36 चर्मकारों का परिवार, जो कि कॉबलर इंग्लिश में कहते हैं, वह परिवार आकर के इस क्षेत्र पर बसा और उससे नाम पड़ा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्योंकि 36 परिवार थे, उन्होंने 36 घर बनाए और इसी का अपभ्रंश रूप आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ बना। ऐसा तर्क वैगलर के द्वारा दिया गया। दूसरे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वह है हीरालाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री को लिखने में, छत्तीसगढ़ के व्याकरण के पाणिनि इन्हें कहा जाता है, हीरालाल काव्योपाध्याय। यह भी एक क्वेश्चन बनता है, हम इसको कल्चर में पढ़ेंगे तो और इंपॉर्टेंटली बहुत डीप में पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है, हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने महाजनपद काल में कहा था
कि जो छत्तीसगढ़ है वह चेदी महाजनपद का हिस्सा था। ठीक है, 16 महाजनपद की बात हम पढ़ते हैं। ठीक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध काल में 16 महाजनपदों का वर्णन हमको मिलता है और 16 महाजनपदों में एक महाजनपद थी चेदी महाजनपद, और इस चेदी महाजनपद का जो भाग था वह था छत्तीसगढ़, और इसे ही चेदिसगढ़ के नाम से जाना गया, चेदिसगढ़, और उसी का ही अपभ्रंश रूप फिर बन गया छत्तीसगढ़। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों के द्वारा यह बातें कही गई। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कोई से भी नाम, कोई सा भी संदर्भ पूछ सकता है। और लास्ट में हम बात करेंगे चीसम की। जो चीसम थे उन्होंने सुझाया कि कलचुरी जो गढ़ व्यवस्था थी, आप सभी को पता होगा, हम हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो केवल लिखते चले, जिन्हें पता है वह अपना रिवीजन करते चले। कलचुरी काल में जो कल्याण साय थे उन्होंने जमाबंदी व्यवस्था बनाई। कल्याण साय यह हम सब आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में, अभी आप केवल नाम याद कर लीजिए। कल्याण साय कौन से राजा हैं? कलचुरी वंश के राजा हैं। उन्होंने क्या की थी? उन्होंने जमाबंदी व्यवस्था, जमाबंदी सिस्टम बनाया था, और उन्होंने क्या किया था? 18 गढ़ को बांटा था। 18 गढ़ 2 भागों में बांटा था, जो कि एक नदी के द्वारा विभाजित थे, और उस नदी का नाम है शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में, नॉर्थ में 18 गढ़ थे और दक्षिण में 18 गढ़ थे, और इन्हीं 18 गढ़ों के जो एक क्षेत्र बना, या जो टोटल राज्य बना आप बोल सकते हैं, उसे ही छत्तीसगढ़, क्योंकि 18 और 18 हो गए 36, और इसे ही छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे गढ़ अभी भी आपको दिखते हैं, सारंगगढ़ हो गया, रायगढ़ हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे गढ़ अभी भी आपको नाम वही चल रहे हैं। आप ऐसे तो गिनती नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहले के गढ़ जो थे वह 18 थे। हिस्ट्री में अगेन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, इनके द्वारा सुझाए गए तर्क याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को कैसे उसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ये सारी जानकारी बेसिक में ही आता है। अब हम थोड़ा चलेंगे छत्तीसगढ़ के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन को, यह भी आपको जानना है, थोड़ी सी इसकी डीप चर्चा भी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के हम सिंबल्स को देखेंगे। अब राज्य चिन्ह की यदि बात करें तो सारे राज्य चिन्ह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए गर्व के विषय है, क्योंकि किसी भी राज्य हो या देश हो, उसकी एक अलग पहचान, उसकी एक अलग संस्कृति को दिखाते हैं ये सारे सिंबल्स। तो इसीलिए जो चिन्ह है वह हमें एक अलग पहचान देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के पक्षी की। तो राजकीय पक्षी जिसको आप बोलते हैं राजकीय पक्षी या स्टेट बर्ड जो है वह है पहाड़ी मैना। आप याद रखिएगा यह क्या है? पहाड़ी मैना। और इसका जो इसका जो जूलॉजिकल नेम है वह भी आप याद रखिए, साइंटिफिक नाम जिसको आप बोलते हैं तो ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलैरिस। ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलैरिस, इसको आप याद रखिएगा। एक्चुअल में यदि हम इसको थोड़ा सा डीप में और देखें तो मैना की जो प्रजाति है पहाड़ी मैना की, वह 4 प्रकार की मिलती है, और इन 4 प्रकार में ये जो हमारी ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलैरिस है यह छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और यह विलुप्त प्राय पक्षी आप बोल सकते हैं, बहुत ही कम है इनकी संख्या। अब हम बात करेंगे राज्य पशु की, जिसको आप स्टेट एनिमल कहते हैं। तो स्टेट एनिमल है हमारा वन भैंसा। वन भैंसा, वन भैंसा जिसको आप साइंटिफिक भाषा में बुबालस बुबालिस के नाम से जानते हैं। बुबालस बुबालिस, इसको अरना और अरनी, नर और मादा को अरना और अरनी के नाम से भी जाना जाता है। वन भैंसा भी विलुप्त प्राय प्रजाति है, इसीलिए इसके संरक्षण हेतु इसे अति महत्वपूर्ण जानकर राज्य के
जो चिन्ह है उनमें इन्हें चिन्हांकित किया गया है। वन भैंसा, बुबालस, बुबालिस। आगे बात करेंगे राज्य के वृक्ष की। तो स्टेट ट्री जो है वह है हमारा साल वृक्ष, साल का वृक्ष, जिसको आप शोरिया रोबस्टा के नाम से जानते हैं। शोरिया रोबस्टा साल का वृक्ष। और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर में बहुतायत मात्रा में साल के वन आपको मिलते हैं। फिर हम बात करें स्टेट जो है हमारा राज्य है उसकी आकृति की। यह भी क्वेश्चन बहुत लोगों से गलत होता है। कुछ लोग इसको मिसरीड करते हैं और ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यदि आप राज्य की आकृति को बनाएं तो राज्य की आकृति जो है वह कुछ इस तरह से आपको दिखती है। या और ये मैं रफ एक डायग्राम आपके लिए बनाया और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी जो आकृति है वह एक समुद्र में पाए जाने वाले घोड़े की तरह होती है, जिसको आप सी हॉर्स कहते हैं। ठीक है, सी हॉर्स। अब इसे आप दरियाई घोड़ा ना समझिए, यह दरियाई घोड़ा नहीं है, हिप्पोपोटामस नहीं है, बल्कि यह है हिप्पोकैम्पस। इसका भी नाम आप याद रख लीजिएगा। दरियाई घोड़ा को हम हिप्पोपोटामस समझकर ऑप्शन गलत कर देते हैं। वह हिप्पोपोटामस नहीं बल्कि हिप्पोकैम्पस है। सी हॉर्स समुद्री एक जीव है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम बात करें कि राज्य का जो भाषा है, हमारी राज्य की भाषा, तो राज्य की भाषा आप सभी को पता है क्या है, छत्तीसगढ़ी हमारी राज्य की भाषा है और इसका हमें बहुत गर्व भी है। छत्तीसगढ़ की राजभाषा जो है वह 28 नवंबर 2007 को इसका जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, ऑफिशियल एक्सेप्टेंस है, वह किया गया और राजभाषा आयोग का गठन किया गया इस स्थिति पर। इसीलिए हम इसके जो ऑफिशियल डेट है उसको जरूर याद रखेंगे। 28 नवंबर 2007 को बना और 28 नवंबर को हम राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और अंतिम में यदि हम बात करें तो राज्य का जो एम्बलम है, ठीक है, एम्बलम जिसको आप राज्य का चिन्ह कहते हैं, उस राज्य चिन्ह की हम बात करेंगे। देखते हैं राज्य के एम्बलम में क्या क्या बातें छुपी हुई हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे, यह हमारा राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है और इस राज्य के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है और यह जो अंदर में एक गोला बना हुआ है, इसमें जो हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह है जिसे आप अशोक स्तंभ से रिलेट कर सकते हैं, वह सत्यमेव जयते इस पर लिखा हुआ है और जो शेर और बैल और हाथी की आकृति है वह इस पर बनी हुई है। दूसरी बात, यदि हम आउटर सरफेस की बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरह से जो पिक्स दिख रहे होंगे, यह टोटल 36 आपके हरे कलर के ये जो दिखाए गए हैं, यह हमारे 36 गढ़ों को दिखाता है। ठीक है, 36 गढ़ों को दिखाता है। फिर सुनहरी धान की बाली यह बताता है कि छत्तीसगढ़ जो है वह धान का कटोरा है। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी मुख्य फसल जो है वह धान है, जिसे धान का कटोरा, राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिर आप देख रहे होंगे यह 2 शक्ति के चिन्ह बने हुए हैं। यह जो चिन्ह है यह ऊर्जा संपन्न राज्य का प्रतीक है। यहाँ राज्य में सरप्लस ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की बात करें तो विद्युत ऊर्जा भी यहाँ काफी अच्छी है। और ये जो 3 कलर में आपको दिख रहा होगा, ये 3 कलर, 3 रंग जो है वहां के नदियों को दिखाता है, नदियों की धाराओं को बताता है कि यहाँ पर बहती महानदी, शिवनाथ नदी एवं ऐसे ही बहुत सारी नदियां हैं जो इस क्षेत्र को सिंचित करती हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह से आपको क्वेश्चन बनते हैं, यहां से भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। तो आज के इस पहले लेक्चर पे इतना ही। यदि आपको पहले लेक्चर पर कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप जरूर कमेंट करिए।
और यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, VR क्लासेस 20। वहां पर हम करंट अफेयर्स का डेली सुबह आपके लिए करंट अफेयर्स, पेपर कटिंग्स या आपके न्यूज हेडलाइंस को वहां पेस्ट करते हैं, वहां पर डालते रहते हैं। दूसरा, यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर जा करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप आपको मिल जाएगा VR क्लासेस 20 के नाम से। तो अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो बनने की प्रक्रिया थी वह कैसी थी, किन किन चरणों से गुजरकर, किन किन विरोधों, प्रदर्शनों और सम्मेलनों से गुजरकर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।